जैसी मूवी स्टार्ट होती है तो हम मूवी के मेन कैरेक्टर सियोंग को देखते हैं। आज सियोंग की बेटी का बर्थडे होता है तो सियोंग की मदर उसे कुछ पैसे देती हैं ताकि वो अपनी बेटी को डिनर पर ले जा सके। लेकिन सियोंग को और पैसों की जरूरत थी तो इसलिए वो अपनी मदर का एटीएम कार्ड चुरा लेता है और फिर वो अपनी मदर के सारे पैसे चुरा लेता है और उन पैसों को लगा देता है हॉर्स राइडिंग में। और इस गेम में वो 4 मिलियन वॉन जीत जाता है। सियोंग ने एक कंपनी से बहुत सारे पैसे उधार ले रखे थे तो वही लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं और फिर वो सियोंग को पकड़ ही लेते हैं और उसे काफी मारते हैं। और जब सियोंग उनके पैसे लुटाने के लिए अपनी पॉकेट्स चेक करता है तो वो देखता है कि उसके पास तो पैसे हैं ही नहीं, वो पैसे जो इसने हॉर्स राइडिंग में जीते थे। और तब उसे याद आता है कि जब वो इन लोगों से बचकर भाग रहा था तो वो एक लड़की से टकरा गया था और जरूर उसी लड़की ने इसकी जेब काट ली होगी। अब क्योंकि सियोंग के पास तो पैसे होते ही नहीं तो इसलिए वो लोग इसे 1 महीने का और टाइम देते हैं ताकि वो इनके पैसे लौटा दे। इसके बाद सियोंग कुछ पैसों को अरेंज करता है और अपनी बेटी को डिनर पर ले जाता है। इसके बाद सियोंग जल्दी से स्टेशन पर पहुंचता है पर उसकी ट्रेन मिस हो गई थी। और अब जब सियोंग वहां बैठकर ट्रेन के आने का वेट कर रहा था तो अचानक से उसके पास एक आदमी आता है। ये एक अननोन पर्सन था। सियोंग इसके बारे में कुछ नहीं जानता था। अब ये अननोन पर्सन सियोंग से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ एक गेम खेलना चाहता हूँ। वो सियोंग को कहता है कि अगर तुम इस गेम में जीत गए तो मैं तुम्हें 1 लाख वॉन दूंगा। इतने सारे पैसों को सुनकर सियोंग ये गेम खेलने के लिए एग्री हो जाता है। इसके बाद सियोंग काफी मार खाने के बाद आखिर गेम जीत जाता है और 1 लाख वॉन हासिल कर लेता है। इसके बाद वो अननोन पर्सन सियोंग को एक कार्ड देता है ये कहते हुए कि अगर तुम और पैसे जीतना चाहते हो तो इस कार्ड पर जो नंबर लिखा हुआ है उस पर कांटेक्ट करना। इसके बाद सियोंग जब अपने घर जाता है तो उसकी मदर उससे कहती है कि तुम्हारी बेटी अपने स्टेप फादर के साथ अगले साल यूएस में शिफ्ट हो रही है। जिस बात से हमें ये पता चलता है कि सियोंग की डिवोर्स हो गई है और उसकी वाइफ ने दूसरी शादी भी कर ली है। पर सियोंग कभी भी ये नहीं चाहता था कि उसकी बेटी उससे दूर जाए। पर इस काम के लिए से बहुत सारे पैसे चाहिए होते हैं अपनी बेटी की कस्टडी वापस लेने के लिए, तो इसलिए सियोंग उस कार्ड वाले नंबर पर कॉल कर देता है। इसके बाद सियोंग को एक गाड़ी में लाया जाता है जिसमें और भी बहुत से लोग थे, लेकिन फिर इन सबको बेहोश कर दिया जाता है। और जब उन सब लोगों की आंख खुलती है तो वो खुद को एक फैसिलिटी में पाते हैं जहां टोटल 456 लोग थे और वो वहां पर एज अ प्लेयर थे। इन सबको एक यूनिफॉर्म भी पहनाया गया था। इस फैसिलिटी के लीडर का नाम फ्रंटमैन था, वो सब पर नजर रख रहा था। अब यहाँ पर एक कॉमन चीज थी, जितने भी लोगों को वहां पर लाया गया था उन सब ने कर्ज लिए हुए थे काफी ज्यादा। सियोंग यहाँ पर प्लेयर नंबर 1 से मिलता है जो एक बूढ़ा आदमी था। इस बूढ़े आदमी को ब्रेन ट्यूमर था। यही वजह थी कि वो यहाँ पर आया था क्योंकि उसकी लाइफ तो वैसे भी खत्म ही होने वाली थी। इसके बाद यहाँ 2 प्लेयर्स आते हैं जिसमें लड़की का नाम सईब्यूक और लड़के का नाम जैंग होता है। इनके बीच फाइट होती है। ये सईब्यूक वही लड़की थी जो सियोंग के पैसे लेकर भाग गई थी। इसी ने उस सियोंग की जेब काटी थी। सियोंग उसे देखते ही पहचान लेता है, इसलिए वो अपने पैसे मांगने के लिए उसके पास जाता है। तभी वहाँ पर कुछ गार्ड्स आ जाते हैं जिन्होंने पिंक कलर का यूनिफॉर्म पहना था और उनके फेस अच्छी तरह से कवर्ड थे। गार्ड्स इन सभी प्लेयर्स को बताते हैं कि तुम्हें यहाँ पर टोटल 6 गेम्स खेलनी होंगी और जो इस गेम का विनर होगा उसे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। इसके बाद इन सब से एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कराया जाता है और इस कॉन्ट्रैक्ट के 3 मेन रूल्स थे। पहला रूल ये कि कोई भी प्लेयर अपनी मर्जी से गेम को छोड़कर नहीं जा सकता और दूसरा रूल ये कि जो भी प्लेयर खेलने से मना करेगा उस प्लेयर को एलिमिनेट कर दिया जाएगा। और इनके मुताबिक एलिमिनेट का मतलब क्या था वो तो हम आगे ही जानेंगे। गेम का तीसरा रूल ये था कि अगर मेजोरिटी इस गेम को खेलना नहीं चाहती तो वो गेम को छोड़कर जा सकती है। इसके बाद इन सब को गेम के लिए ले जाया जाता है। यहाँ सियोंग अपने क्लासमेट सेंगवू से भी मिलता है जो उसे बचपन से जानता था। सियोंग उसे वहाँ पर देखकर काफी हैरान होता है क्योंकि वो तो किसी बिजनेस के लिए आउट ऑफ कंट्री चला गया था। अब पहले गेम के लिए वहाँ पर एक काफी बड़ी डॉल थी और इस गेम का रूल काफी सिंपल था। रूल ये था कि डॉल जब भी गाना गाएगी उन सबको आगे बढ़ना है और जैसे ही वो गाना गाना बंद करेगी तो सबको रुक जाना है और बिल्कुल भी मूव नहीं करना है। अगर कोई हिल गया तो उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। अब स्टार्टिंग में तो नहीं ये सब कुछ किसी प्रैंक की तरह लग रहा था, लेकिन जब एक लड़का हिल जाता है तो उसे शूट करके मार दिया जाता है और यही था एलिमिनेट का मतलब, यानी उन्हें मार दिया जाएगा। अब ये देखकर वो सारे लोग काफी घबरा जाते हैं क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि वो खतरे में हैं। इसलिए वो डरते हुए पैनिक करते हुए इधर उधर भागने लगते हैं। लेकिन अब क्योंकि गेम का रूल था इसलिए जो जो भी हिलता है उसे मार दिया जाता है और जितने भी सर्वाइवर्स होते हैं वो किसी न किसी तरह इस गेम को कंप्लीट कर ही लेते हैं। लेकिन जो लोग मर जाते हैं उनकी डेथ बॉडीज को वहां से
ले जाया जाता है और अब 456 प्लेयर में से 255 प्लेयर्स ही रह गए थे। अब वो सारे प्लेयर्स इतना ज्यादा डर जाते हैं कि कोई भी प्लेयर ये गेम नहीं खेलना चाहता था। अब जैसे कि रूल नंबर 3 था कि अगर सारे लोग चाहें कि उन्हें गेम नहीं खेलनी तो गेम बंद हो सकती है, तो फ्रंटमैन उन्हें इस बात की वोटिंग कराता है कि कौन गेम खेलना चाहता है और कौन नहीं खेलना चाहता। पर इससे पहले उन्हें सारी प्राइस मनी दिखाई जाती है, यानी जो विनर को मिलेगी। इन केस अगर प्लेयर्स इस गेम को छोड़कर चले जाएंगे तो ये सारे पैसे मरे हुए प्लेयर्स की फैमिली को दे दिए जाएंगे। ये प्राइस मनी टोटल 45 मिलियन वॉन्स होती है। इसके बाद वोटिंग कराई जाती है जिसमें मेजोरिटी इस गेम को खेलना नहीं चाहती थी, इसलिए गेम को यहीं पर स्टॉप कर दिया जाता है। लेकिन अगर कभी फ्यूचर में ये लोग चाहें तो वो इस गेम को रिज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद सभी लोगों को उनके घरों में छोड़ दिया जाता है। घर जाते ही सेयोंग सीधा पुलिस स्टेशन जाता है और वहां जाकर सारी बात बता देता है, लेकिन उन लोगों को सेयोंग की बातों पर यकीन नहीं होता, उल्टा वो लोग उसे पागल समझते हैं। इसके बाद सेयोंग उन्हें वही वाला कार्ड दिखाता है और हैरान कर देने वाली बात ये थी कि उस पर जो नंबर था वो रॉन्ग था। इसके बाद सेयोंग जब घर जाता है तो उसकी मदर वहाँ पर नहीं होती। इस तरफ सेयोंगू अपनी मदर को छुपकर देख रहा होता है और तभी वहाँ पर सेयोंग भी आ जाता है। यहाँ पर सेयोंगू अपसेट होते हुए सेयोंग को बताता है कि मेरे ऊपर 6 मिलियन का कर्ज है। वो बताता है कि मैंने क्लाइंट्स के पैसे लेकर स्टॉक मार्जिन में लगा लिए थे, लेकिन अनलकीली वो सारे डूब गए। तभी सेयोंग के पास हॉस्पिटल से कॉल आती है। सेयोंग की मॉम को पाँव काफी ज्यादा इंजर्ड था, लेकिन डायबिटीज का इलाज न होने की वजह से उनकी चोट काफी ज्यादा बढ़ गई। डॉक्टर सेयोंग को बताते हैं कि तुम्हारी मदर का ट्रीटमेंट हो सकता है, लेकिन इसके लिए हमें इनका पाँव काटना होगा। इस ट्रीटमेंट में काफी सारे पैसे लगने वाले थे, लेकिन जहरी सी बात है कि सेयोंग के पास इतने पैसे तो होते नहीं और इसने तो अपनी मदर के इंश्योरेंस के पैसे भी उड़ा दिए थे। इसलिए सेयोंग पैसे मांगने के लिए अपनी वाइफ के पास जाता है, लेकिन उसकी वाइफ उसे पैसे देने से इनकार कर देती है और फिर उसकी वाइफ अपने दूसरे हस्बैंड को बताती है कि सेयोंग आया था पैसे मांगने के लिए, और तभी उसका हस्बैंड सेयोंग को पैसे देने के लिए आता है और साथ ही उसे ये भी कहता है कि मेरी फैमिली से दूर रहो, मगर सेयोंग उसे मारने लगता है और तभी उसकी बेटी भी वहाँ पर आ जाती है। इसके बाद सेयोंग को एक फ्रेंड अपने बॉस के पास पैसे मांगने के लिए जाता है, लेकिन उसका बॉस उसे पैसे नहीं देता, तो इसी वजह से उन दोनों के बीच फाइट होने लगती है। इस फाइट के दौरान उसके बॉस का हाथ मशीन में आ जाता है और मौके का फायदा उठाकर सेयोंग का फ्रेंड पैसे उठाकर वहाँ से भाग जाता है और फिर अपने घर आकर अपनी वाइफ को कहता है कि पहली फ्लाइट लो और जाओ यहाँ से। इसके बाद सेयोंग एक एजेंट से मिलती है क्योंकि उसने अपनी मदर को नॉर्थ एरिया से साउथ एरिया में लाना था। सेयोंग वही लड़की थी जिसने सेयोंग की जेब काटी थी, मगर सेयोंग को अपनी मदर को यहाँ लाने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत थी। सेयोंग का एक छोटा भाई भी होता है जिससे उसने प्रॉमिस किया होता है कि मैं मदर को जरूर लाऊंगी। इसके बाद हम एक ऑफिसर को देखते हैं जिसका भाई काफी टाइम से मिसिंग था, इसलिए वो ऑफिसर अपने भाई के घर जाता है, जहाँ से पता चलता है कि उसका भाई पिछले कुछ दिनों से अपने घर में भी नहीं आया। और जब वो ऑफिसर घर को चेक कर रहा होता है तो उसे एक कार्ड मिलता है वहाँ पर, और इस ऑफिसर ने सेम ऐसे ही कार्ड पुलिस स्टेशन में सेयोंग के पास भी देखा था। इसलिए वो ऑफिसर सेयोंग के पास जाकर सेयोंग से इस बारे में पूछता है, मगर सेयोंग उसे कुछ नहीं बताता। इसके बाद सेयोंग जब अपने घर जाता है तो उसे वो कार्ड दोबारा मिल जाता है वहाँ पर। अब सेयोंग डिसाइड करता है कि वो दोबारा से उस गेम को ज्वाइन करेगा, जिसके बाद सभी प्लेयर्स को एक शिप के पास ले जाया जाता है। किसी तरीके से वो ऑफिसर भी गाड़ियों का पीछा करते हुए उस शिप तक आ जाता है और एक गार्ड को मारकर उसे पानी में फेंक देता है। इसके बाद सभी प्लेयर्स को एक आइलैंड में मौजूद एक फैसिलिटी में लाया जाता है और यहाँ पर इन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगला गेम कौन सा होगा और उसे कैसे खेला जाएगा। इसके बाद वो लोग अपनी अलग अलग टीम्स बना लेते हैं। रात को सेयोंग और उसकी फीमेल फ्रेंड वॉशरूम जाती हैं। यहाँ पर सेयोंग गार्ड्स की नजरों से बचती हुई उस फैसिलिटी को एक्सप्लोर करने लगती है। तभी वो देखती है कि गार्ड्स बड़े बड़े बर्तनों में कुछ बना रहे हैं। अब क्योंकि गार्ड्स को शक हो जाता है तो एक गार्ड वॉशरूम को चेक करने के लिए आता है, लेकिन तब तक सेयोंग वापस आ चुकी थी। इसके बाद सेयोंग अपनी फीमेल फ्रेंड को सारी बात बता देती है जो उसने वहाँ पर देखा था। यहाँ पर सेयोंग उन दोनों की बातें सुन लेता है और वो इस बारे में सेयोंग से पूछता है, जिस पर सेयोंग बताती है कि वो बड़े बड़े बर्तनों में कुछ पका रहे थे। इसके बाद उन सभी प्लेयर्स को प्लेग्राउंड में लाया जाता है। यहाँ पर उनके सामने 4 शेप्स थी। 4 शेप्स में से उन्होंने किसी एक शेप को चूज करना था। यहाँ पर सेयोंग को पता चल जाता है कि गेम क्या है और क्या करना है हमें। सेंगू सेयोंग को बताता है कि सब ने अलग अलग शेप्स को चुनना है। इसके बाद इन सभी को एक छोटा सा बर्तन दिया जाता है जिसमें शेप्स बनी होती हैं। अब गेम उनकी ये होती है कि उन्होंने किसी तरह उन शेप्स को बाहर निकालना है बगैर उसे डैमेज किए। अगर शेप जरा सी भी खराब हो गई तो उन्हें एलिमिनेट कर दिया जाएगा, यानी कि मार
मार दिया जाएगा। यहाँ पर सेंगू तो इजीली उस शेप को निकाल लेता है, लेकिन सियोंग इतना ज्यादा घबरा जाता है कि उसकी हालत खराब होने लगती है, मगर फिर भी वो किसी न किसी तरह करके इस गेम को जीत लेता है। इसके बाद जो प्लेयर्स हार जाते हैं उन सबको एलिमिनेट करके और जो जीत जाते हैं उन्हें वापस उस रूम में लाया जाता है। इस गेम में वापस सिर्फ 187 प्लेयर्स आए थे और अब इस गेम के बाद उनमें से भी सिर्फ 108 प्लेयर्स ही रह गए थे। इसके बाद इन सबको खाने के लिए ले जाया जाता है, लेकिन खाने की वजह से जैंग की एक लड़के से फाइट हो जाती है, जहाँ पर जैंग उस लड़के को इतना ज्यादा मारता है कि वो मौके पर ही मर जाता है। यहाँ ही हम देखते हैं कि उन प्लेयर्स में से एक डॉक्टर होता है जो गार्ड्स के साथ मिलकर मरे हुए लोगों के ऑर्गन्स निकाल कर उन्हें बेचने का काम करते हैं। इसलिए जब भी डेथ बॉडीज को ले जाया जाता है तो वो डेथ बॉडीज को गायब कर लेती हैं, क्योंकि ये सब कुछ एक प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा था, क्योंकि ये सारा कुछ फ्रंटमैन से छुप कर हो रहा था। यही वजह थी कि कंट्रोल रूम में भी उन्होंने अपना एक आदमी बिठाया हुआ था जो इन लोगों की सारी वीडियो फुटेज डिलीट कर देता था, और ये गार्ड्स डॉक्टर को गेम के बारे में पहले ही बता देते थे ताकि वो डॉक्टर सरवाइव कर सके। यहाँ पर एक गार्ड उसी प्लेयर डॉक्टर को बताता है कि आज हमने प्लेयर्स को जानबूझकर खाना कम दिया है ताकि वो आपस में लड़ने लगे, जिससे होगा ये कि गेम के सारे वीक प्लेयर्स खुद ब खुद ही गेम से एलिमिनेट हो जाएंगे। साथ ही गार्ड डॉक्टर को अपनी अगली गेम के बारे में बता देता है। अब 30 मिनट के बाद वहाँ पर लाइट्स ऑफ होने वाली थी। अब सेंगो को पता था कि जरूर सियोंग की टीम यहाँ पर कोई उल्टा काम करेगी, इसलिए वो उस टीम को अपने पास बुलाकर उन्हें रिलैक्स रहने के लिए कहता है। उधर वो जो डॉक्टर प्लेयर होता है वो जैक की टीम में शामिल हो जाता है। यहाँ पर डॉक्टर जैक को बता देता है कि अगला गेम क्या होने वाला है। इसके बाद लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और जैंग अपनी टीम के साथ मिलकर बाकी सभी को मारने लगता है। जैंग अब एक लड़की को मारकर सेब को मारने जाता है, लेकिन तभी सियोंग उसे बचा लेता है। इसके बाद गार्ड्स वहां पर आकर उन सभी को रोक लेते हैं और अब 108 में से टोटल 80 लोग रह गए थे। इसके बाद अब इन सभी को तीसरे गेम के लिए ले जाया जाता है और यहाँ पर इन्हें 10-10 प्लेयर्स की एक टीम बनाने के लिए कहा जाता है, और ये लोग ऐसे ही करते हैं, अपनी अपनी टीम बना लेते हैं। अब क्योंकि जैन को अगली गेम के बारे में पहले ही पता होता है, इसलिए वो सेयूक की फीमेल फ्रेंड को अपनी टीम में नहीं रखता और अपनी टीम में सिर्फ मर्दों को ही रखता है। इसके बाद सेल्बो भी अपनी टीम बना लेता है। अब क्योंकि उन्हें एक प्लेयर की जरूरत थी तो इसलिए सेयूक की फीमेल फ्रेंड उनकी टीम में शामिल हो जाती है, और ये गेम था ठग ऑफ वार का। उन्होंने अपनी सामने वाली टीम को नीचे गिराना था, जिसके बाद अब गेम स्टार्ट हो जाती है और जैंग की टीम बड़ी आसानी से इस गेम को जीत जाती है। इसके बाद बारी होती है सेंगू की टीम की। अब प्लेयर नंबर 1 वो बूढ़ा आदमी कहता है कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारी टग ऑफ वार्स खेल रखी हैं, इसलिए वो इन सबको गाइड करता है कि इस गेम को कैसे जीतना है। तो ये लोग अब किसी न किसी तरह करके इस गेम को जीत जाती हैं, और फिर अब हम देखते हैं कि 30 मिनट के बाद दोबारा लाइट्स ऑफ हो जाएंगी, जिस पर सियोंग इन सबको कहता है कि रेडी रहना। तो इसलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि एक एक करके हम पैर देंगे। इधर जैंग की टीम में एक से बढ़कर एक चालाक प्लेयर था, इसलिए जैंग को डर होता है कि कहीं उसकी टीम उसी साइड पर न लगा दे, कहीं उसे ही न अपने रास्ते से हटा दे। इस तरफ डॉक्टर्स और गार्ड्स मिलकर डेथ बॉडी के ऑर्गन्स निकाल रहे होते हैं, और इन ऑर्गन्स को डिलीवर करने जाना था गार्ड नंबर 28 और 29 ने। तब वो सभी एक डेथ बॉडी के बारे में बातें करने लगती हैं जिसकी सिर्फ एक किडनी थी और वो उसे ज़ॉम्बी कह रहे थे। अब यहाँ पर जो गार्ड नंबर 29 था जिसने वो ऑर्गन्स डिलीवर करने जाने थे, वो कोई और नहीं बल्कि वही ऑफिसर था जो गार्ड के बेस में वापस आया था, और ये सब बातें सुनकर उसे शक होता है कि शायद ये लोग मेरे भाई के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि उसकी भी एक ही किडनी थी। इसके बाद गार्ड नंबर 28 और 29 उन ऑर्गन्स को डिलीवर करने के लिए चले जाते हैं, और रास्ते में वो ऑफिसर नोट करता है कि टनल में तो बॉम्ब लगा हुआ है, जिस पर गार्ड नंबर 28 उसको बताता है कि जब हम यहाँ से बाहर निकलेंगे तो इस जगह को ब्लास्ट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर वो ऑफिसर गार्ड नंबर 28 से और इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करता है, इसलिए नंबर 28 को उस पर डाउट होने लगता है, तो वो उस ऑफिसर को अपना फेस दिखाने के लिए कहता है। यहाँ पर वो ऑफिसर अपना फेस तो दिखा देता है, पर साथ ही साथ गार्ड नंबर 28 पर गन भी पॉइंट कर देता है। साथ ही वो ऑफिसर उससे एक किडनी वाले आदमी के बारे में भी पूछता है कि वो कौन है जिसे तुमने वहाँ पर ज़ॉम्बी कहा है, जिस पर नंबर 28 उससे कहता है कि वो तो एक लड़की थी। अब नंबर 28 उससे कहता है कि तुम लीडर के रूम में जाकर सारी इंफॉर्मेशन देख सकते हो, वहाँ पर सबका डेटा है। ये जानने के बाद वो ऑफिसर नंबर 28 को मार देता है। इधर वो डॉक्टर गार्ड से अपने अगले गेम के बारे में पूछता है, लेकिन इस बार गार्ड्स को भी अगली गेम के बारे में पता नहीं होता, तो इसीलिए डॉक्टर को गुस्सा आ जाता है और वो एक गार्ड को पकड़ लेता है और उनकी फाइट होने लगती है। इसी फाइट में डॉक्टर उस गार्ड को मारकर वहां से भाग जाता है।
जाता है। इसके बाद एक गार्ड भी उसका पीछे करता है और वो दोनों प्लेग्राउंड में आ जाते हैं। यहाँ गार्ड डॉक्टर को अपनी बातों में फंसाकर उसे मारने ही वाला होता है कि तभी फ्रंटमैन आकर उस गार्ड को मार डालता है और बाद में वो उस डॉक्टर को भी मार डालते हैं। साथ ही साथ इन्हें वहाँ पर गार्ड नंबर 28 की बॉडी भी मिल जाती है, जिससे इन्हें ये पता चल जाता है कि फैसिलिटी में कोई घुस गया है। इधर वो ऑफिसर उस फ्रंटमैन के रूम तक पहुंच जाता है। वो चेक करते करते एक ऐसे रूम तक जाता है जहाँ पर सबकी रिकॉर्ड्स थे और जब वो ऑफिसर रिकॉर्ड्स चेक कर रहा होता है तो उसे सभी विनर्स की एक लिस्ट मिलती है, जिसमें उसके भाई का भी नाम था कि वो भी कभी विनर था। इधर अब सभी प्लेयर्स को फोर्थ गेम के लिए ले जाया जाता है। यहाँ पर इन सब को अपना अपना पार्टनर चुनने के लिए कहा जाता है और ये प्लेयर्स करते भी ऐसे ही हैं, अपना अपना पार्टनर चुन लेते हैं। यहाँ सेव की फीमेल फ्रेंड भी अपना पार्टनर ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी उस बेचारी का पार्टनर बनने के लिए तैयार ही नहीं था। इसके बाद सभी प्लेयर्स को 10-10 मार्बल्स दिए जाती हैं। इस गेम में एक प्लेयर को अपने पार्टनर से सारे मार्बल्स लेने थे बिना कोई जोर जबरदस्ती किए और दूसरा पर्सन जो सारे मार्बल्स हार जाएगा उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा, मतलब कि मार दिया जाएगा। अब सेंगू और उसका दोस्त ऑड और इवन का गेम खेलते हैं, जिसमें कि उन्होंने गेस करना था कि सामने वाले के हाथ में कितने मार्बल्स हैं। यहाँ पर सेंगू का फ्रेंड सेंगू के सारे मार्बल्स जीत जाता है, जिस वजह से लास्ट में सेंगू के पास सिर्फ एक ही मार्बल बचता है। अब क्योंकि सेंगू को पता चल गया था कि वो अब बच नहीं पाएगा, इसलिए वो सेंगू के फ्रेंड को अपनी बातों में फंसाकर उसे ये यकीन दिलाता है कि हम में से अगर कोई हार गया तो हारे हुए लोगों का दोबारा मैच कराया जाएगा। अब सेंगू धोखे से सेंगू के दोस्त के सारे मार्बल्स चेंज कर लेता है। इसके बाद सेंगू वो मार्बल्स लेकर गार्ड को दे देता है और वहाँ से बाहर चला जाता है। और जब सेंगू को फ्रेंड मार्बल्स चेक करता है तो वहाँ पर पत्थर होते हैं और इधर प्लेयर नंबर 1 यानी उस बूढ़े आदमी की हालत खराब हो रही थी, इसलिए वो तो इधर उधर घूम रहा था, मगर अब सेंगू किसी तरह उसे खेलने के लिए एग्री कर लेता है। अब यहाँ पर वो दोनों सेंगू और वो बूढ़ा आदमी भी इवन ओड खेलते हैं और इन दोनों में से वो बूढ़ा आदमी सेंगू के सारे मार्बल्स जीत जाता है। लेकिन लास्ट राउंड में वो बूढ़ा आदमी भूल जाता है कि उसने क्या चूज किया था और सेंगू उसे बातों में फंसाकर उसके सारे मार्बल्स ले लेता है। लेकिन वो बूढ़ा आदमी काफी चालाक था, उसने एक मार्बल अपने पास ही रखा हुआ था और वो दोबारा से इधर उधर घूमने लगता है। तो सेंगू अब उससे रोक कर रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मेरे साथ एक और गेम खेलो। तो यहाँ पर वो बूढ़ा आदमी कहता है कि मुझे पता है कि तुमने सारे मार्बल्स धोखे से लिए हैं मुझसे। वो कहता है कि मुझे सब पता था, बस मैं पागल बनने की एक्टिंग कर रहा था। ये सुनकर सेंगू को उस पर तरस आ जाता है और वो सारे मार्बल्स उसे दे देता है। इधर सेयूग और उसकी फीमेल फ्रेंड भी गेम खेल रही होती हैं। इनकी गेम ये होती है कि जो मार्बल्स को दीवार के ज्यादा करीब फेंकेगा वही जीतेगा। पहले सेयूग अपने मार्बल्स फेंकती है, लेकिन जब सेयूग की फ्रेंड की बारी आती है तो वो अपने सारे मार्बल्स फेंक देती है। जब सेयूग ये देखती है तो वो अपने फ्रेंड को दोबारा फेंकने के लिए कहती है, मगर उसकी फ्रेंड कहती है कि नहीं सेयूग, मैं बिल्कुल अकेली हूँ, मेरे पीछे तो कोई भी नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो गया तो ये अच्छी बात नहीं है, तुम्हारे पीछे तुम्हारा छोटा भाई है, तुम्हारा वेट कर रहा है। और इसी वजह से सेयूग की फ्रेंड को मार दिया जाता है। इसके बाद इन सब की डेथ बॉडीज को वहां से ले जाया जाता है और ये सब वापस से रूम में आ जाती हैं। यहाँ पर जैन देखता है कि सेब्यूक की वो वाली फ्रेंड तो अभी तक जिंदा है जो काफी आराम से बैठी हुई थी। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि सेब्यूक की ये वाली फ्रेंड जैन की भी फ्रेंड थी, लेकिन अब इन दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा चल रहा था, तो इसलिए जैन की वो फ्रेंड उसे बुली करने लगती है। इसके बाद फ्रंटमैन को उस डेथ बॉडी के पास उस ऑफिसर का आईडी कार्ड मिल जाता है। तभी फ्रंटमैन को पता चलता है कि उसके सारे वीआईपीस आ चुके हैं, इसलिए फ्रंटमैन उन्हें लेने के लिए चला जाता है। अब सारे वीआईपीस को उनके रूम में लाया जाता है। इसके बाद फ्रंटमैन वीआईपीस के आने के बारे में एक और आदमी को जाकर बताता है और यही आदमी मेन होता है और ये कौन होता है ये हम आगे जानेंगे। अगले दिन अब इन सब को 5वें गेम के लिए लाया जाता है, जहाँ पर 1 से लेकर 16 तक नंबर होते हैं और वो सभी प्लेयर्स अपना अपना नंबर ले लेते हैं। इस नंबर का मतलब ये था कि जो भी नंबर एक प्लेयर पर आएगा उस नंबर के मुताबिक ही उसकी बारी आएगी। अब यहाँ पर लास्ट में पहला और आखिरी नंबर रह जाता है, यानी 1 और 16। तो यहाँ पर सेंगू कंफ्यूज हो जाता है कि उसे कौन सा नंबर चूज करना चाहिए। अगर उसने पहला नंबर लिया तो वो फंसेगा और मरेगा, क्योंकि उसे नहीं पता कि गेम क्या है, और अगर लास्ट नंबर लेगा तो क्या पता उसकी बारी ही ना आए।
टाइम कम रह जाए तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है और वो सियोंग से कहता है कि मुझे पहला नंबर चाहिए क्योंकि मैं कभी भी अपनी जिंदगी में फर्स्ट नंबर पर नहीं आया। इसके बाद उन्हें गेमिंग रूम में लाया जाता है। अब इस गेम का रूल ये होता है कि दिए टाइम में इन्हें ब्रिज के दूसरी साइड पर जाना है और ब्रिज के बीच में दो तरह के गिलास लगे हुए हैं, एक है आम गिलास और दूसरा है टेम्पर्ड गिलास। टेम्पर्ड गिलास पर पाँव रखते ही वो टूट जाएगा और वो लोग नीचे गिर जाएंगे। इसके बाद गेम स्टार्ट हो जाता है और वो लोग एक एक करके मरने लगते हैं और एक टाइम ऐसा आता है जब जैंग सबके सामने होता है और आगे ही नहीं बढ़ रहा होता। अब इनके पास एक ही रास्ता था, या तो सारे आगे जाएं या सभी मर जाएं। और तभी जैंग के सामने उसकी वही फ्रेंड आ जाती है जो उसे बुली कर रही थी और वो जैंग से कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था कि जिस दिन तुमने मुझे धोखा दिया ना मैं तुम्हें मार दूंगी। जिसके बाद वो जैंग को पकड़ लेती है और उसे लेकर नीचे कूद जाती है, जिस वजह से उन दोनों की मौत हो जाती है और दोनों एलिमिनेट हो जाती हैं। अब यहाँ पर एक आदमी था जो गिलास कंपनी में काम करता था और उसे पता था कि टेम्पर्ड गिलास कौन सा है, लेकिन फ्रंटमैन को ये बात पता चल जाती है कि वो लाइट्स की वजह से टेम्पर्ड और नॉर्मल गिलास का फर्क पता कर पा रहा है। तो फ्रंटमैन लाइट्स ही बंद करवा देता है ताकि वो गिलास को पहचान ही ना पाए। अब लास्ट में एक स्टेप बचता है और उनके पास तो टाइम ही नहीं था, इसलिए सेंगू उस आदमी को धक्का दे देता है। इसलिए सेंगू, सेयोंग और जेगू इस ब्रिज को पार कर लेती हैं, लेकिन गिलास टूटने की वजह से उन्हें काफी चोट लग जाती है, खास तौर पर सेव्यू को। इधर एक ऑफिसर ने उस सर्वेंट को मारकर उसकी जगह खुद ले ली थी। यहाँ इस वीआईपी को इस ऑफिसर पर शक होता है और वो इससे कहता है कि अपना मास्क रिमूव करो। तो वो ऑफिसर कहता है कि ठीक है, लेकिन मैं अंदर जाकर अपना मास्क रिमूव करूंगा। इसके बाद वो ऑफिसर उस वीआईपी को लेकर अंदर चला जाता है। अंदर जाकर वो ऑफिसर उस वीआईपी को बेहोश कर देते हैं और इस बात का पता फ्रंटमैन को चल जाता है, इसलिए फ्रंटमैन उसके पीछे जाते हैं और वो उस ऑफिसर को देख लेते हैं। ऑफिसर वहां से भागकर आइलैंड पर आ जाता है। इधर फ्रंटमैन भी उसका पीछे करते हुए आइलैंड पर आ जाता है। यहाँ पर वो ऑफिसर अपने सीनियर्स को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन कॉल कट हो जाती है। तभी वो ऑफिसर इन्हें सारे सबूत भेजते हैं, लेकिन वहाँ पर नेटवर्क नहीं था। इसके बाद फ्रंटमैन ऑफिसर को पकड़ लेते हैं और उसे उनके साथ चलने के लिए कहते हैं, लेकिन वो ऑफिसर तो उस फ्रंटमैन पर गोली चला देता है। इसके बाद फ्रंटमैन अपना मास्क उतार देता है तो वो ऑफिसर देखकर हक्का पक्का रह जाता है कि फ्रंटमैन कोई और नहीं बल्कि उसका अपना वही भाई है जिसे वो ऑफिसर ढूंढने के लिए आया है। इसके बाद फ्रंटमैन अपने भाई को ही शूट कर देते हैं और वो सीधा जाकर पानी में गिरता है। इधर ग्लास लगने की वजह से सेवियर काफी इंजर्ड हो गई थी और उसका बहुत सारा खून भी बह रहा होता है। इसके बाद तीनों सर्वाइवर्स को डिनर के लिए ले जाया जाता है और इनके पास एक एक नाइफ भी रख दिया जाता है, मतलब रात में कोई भी इन तीनों में से एक दूसरे को मार देगा। तभी सेंगू नोटिस करता है कि सेवियर की हालत काफी खराब है, इसलिए वो सेवियर को कहता है कि फिक्र मत करो, हम दोनों साथ हैं और हम दोनों मिलकर इस गेम में सेंगू को हरा देंगे। इसके बाद हम दोनों यहाँ से निकल जाएंगे और पैसों को आधा आधा डिवाइड कर लेंगे। जिस पर सेब्यू इसे बताती है कि मेरे एक छोटा भाई है जिसे मैं ऑर्फनेज में छोड़ कर आई हूँ और अगर हम दोनों में से कोई भी जिंदा बचकर बढ़ जाएगा तो उसे उन दोनों की फैमिलीज का ख्याल रखना होगा। अब सेब्यू की हालत काफी खराब थी, उसे डॉक्टर की जरूरत थी, इसलिए सेयोंग कोई मदद लाने के लिए जाता है, लेकिन जब तक वो वापस आता है तब तक सेंगू सेब्यू को मार चुका था। नेक्स्ट डे इन दोनों को गेम नंबर 6 लास्ट गेम के लिए ले जाया जाता है। इस गेम का रूल काफी सिंपल था कि मार दो या मर जाओ। इसके बाद गेम स्टार्ट हो जाती है और इन दोनों के बीच काफी फाइट होती है, लेकिन लास्ट में सेंगू की हालत खराब होने लगती है। ये देख सेयोंग कहता है कि मैं इस गेम को रोकना चाहता हूँ। वो सेंगू को उसके साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन सेंगू अपने आप को ही मार डालता है, जिस वजह से सेयोंग गेम जीत जाता है। फिर फ्रंटमैन सेयोंग को कहता है कि तुम बहुत अच्छा खेले, लेकिन मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। इसके बाद सेयोंग को उसके घर पर छोड़ दिया जाता है और उसके पास एक एटीएम कार्ड भी था और जब सेयोंग उस एटीएम कार्ड को जाकर चेक करते हैं तो वो देखता है कि सारे पैसे उसके अकाउंट में भेज दिए जा चुके थे। इसके बाद सेयोंग अपने घर जाता है, लेकिन तब तक इसकी मदर की डेथ हो चुकी थी। इसके बाद हम एक साल बाद का सीन देखते हैं जहाँ हम देखते हैं कि सेयोंग की हालत अब काफी खराब हो गई है, यानी वो काफी नशे करने लग गया है और इसने अब तक उन पैसों को हाथ तक नहीं लगाया। एक दिन एक
फूल बेचने वाली औरत सेयोंग के पास आती है और वो उसे सेम वैसी कार्ड देती है जिसमें एक एड्रेस लिखा हुआ था। और फिर जब सेयोंग उस एड्रेस पर जाता है तो उसे वहाँ पर पता चलता है कि ये स्क्विड गेम वाला सारा किया धड़ा किसी और का नहीं बल्कि उस बूढ़े का है जो प्लेयर नंबर 1 था और वो अभी तक जिंदा है। यहाँ वो बूढ़ा आदमी सेयोंग को बताता है कि मैं अपनी लाइफ से बोर हो चुका था और फिर मैंने ये सारी गेम अपने क्लाइंट्स के साथ मिलकर बनाई ताकि मैं लोगों को मरते हुए देखकर एंजॉय कर सकूं। लेकिन हाँ, हमने किसी को मजबूर नहीं किया था ऐसा करने के लिए और मैंने गेम में पार्टिसिपेट इसलिए किया क्योंकि गेम देखने से ज्यादा उसे खेलने में मजा आता है। वो कहता है जो पैसे तुम्हारे पास हैं वो मेरे ही हैं और ये कहते ही उस बूढ़े आदमी की मौत हो जाती है। इसके बाद सेयोंग सेब्यू के छोटे भाई के पास जाता है और उसे लेकर वो जाता है सेंगू की मदर के पास और वो सेंगू की मदर से कहता है कि इस बच्चे का ख्याल रखना। साथ ही साथ वो उसे एक बैग भी देते हैं जिसमें बहुत सारे पैसे होते हैं। इसके बाद सेयोंग स्टेशन पर जाता है जहाँ पर उसे वही अननोन पर्सन मिलता है जो उसे मूवी के स्टार्ट में मिला था। यहाँ सेयोंग उसका पीछे भी करता है लेकिन तब तक वो भाग चुका था। फिर सेयोंग उस कार्ड वाले नंबर पर कॉल करता है और वो पूछता है कि तुम लोग कौन हो और लोगों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों खेल रहे हो लोगों की जिंदगी से। लेकिन आगे से उसे रिस्पॉन्स आता है कि सेयोंग अगर तुमने जिंदा बचना है तो प्लेन में चढ़ जाओ। और इसी के साथ ही ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच पूरी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको मूवी कैसी लगी और वीडियो को एक अच्छा सा लाइक कर देना।